हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सीरीज़ का एक और टॉपिक्स जिसमें देखेंगे हम लोग मुद्रास्फीति। जैसा कि आपको पता ही है कि मुद्रास्फीति से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनको देखेंगे और इसी वीडियो में आपको MCQ कराया जाएगा, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 17th VPSC की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, जिसमें आपको सब कुछ एक जगह पर एक साथ मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जाइए और जाकर के इस कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट 199 के साथ पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है और सभी कुछ आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी करा पाएंगे। देखिए, एकदम शॉर्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मुद्रास्फीति। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, मुद्रास्फीति जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रा, द्रव्य यानी मुद्रा या फिर द्रव्य की आपूर्ति में वृद्धि करता है, वस्तुओं की आपूर्ति में कमी करता है, प्रभावी मांग में वृद्धि करता है और क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करता है। मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाता है, यही सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी आना क्या कहलाता है, तो मुद्रास्फीति। और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाता है, तरलता में वृद्धि होता है। तो ये शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। इसमें बेसिकली आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, जो कि आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाता है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। बेसिकली ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आता है अपस्फीति, जिसको डिफ्लेशन के कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हम ये समझेंगे कि मुद्रा या फिर द्रव्य की आपूर्ति में कमी, प्रभावी मांग में कमी, क्रय शक्ति जो क्षमता में कमी हो जाना। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपूर्ति में वृद्धि से वस्तुओं के मूल्य के समग्र में गिरावट आ जाता है, तरलता में कमी आता है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाता है, आर्थिक मंदी हो जाता है, मुद्रास्फीति दर जो होता है ऋणात्मक हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है, डिफ्लेशन के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं, MPC उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं थोक मूल्य सूचकांक, क्योंकि मुद्रास्फीति की जो माप की जाती है वो इसी पर किया जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। केवल वस्तु पर आधारित, पहले 676 वस्तु, अब 697 वस्तु। आधार वर्ष इसका जो होता है, यानी थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12, पहले 4 से 5 हुआ करता था। गणना मासिक आधार पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है, यानी मुद्रास्फीति की जो माप की जाती है वो इसी पर आधार किया जाता है। और किसके द्वारा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आंकड़े आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 3 मुख्य इसके मत होते हैं, जैसे कि प्राथमिक वस्तु, ईंधन और विनिर्मित। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में देख पाएंगे। अब देखिए, एक बात आता है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक ऋणी वाला और एक ऋणदाता वाला। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, किसको लाभ होता है, किसको हानि होता है। जैसे कि अगर उपभोक्ता होता है तो उसे अगर मुद्रास्फीति हो, उस वक्त उपभोक्ता को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, उपभोक्ता को नुकसान हो जाएगा। ऋणी जो होते हैं उनको लाभ होता है, ऋणी लाभ होता है। और ऋणदाता यानी ऋणी मतलब कौन, जो कर्ज में होते हैं, और ऋणदाता मतलब जो कर्ज देते हैं। जो कर्ज देंगे उनको हानि हो जाएगा, और जो कर्ज लिए होंगे और उस वक्त मुद्रास्फीति आता है तो वहाँ पे ऋणी को लाभ होगा। इस तरह से यहाँ पे सब कुछ देख पाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे किसान जो है, किसान को क्या होता है, किसान को लाभ हो जाता है, ठीक है। और उत्पादक लाभ होता है, व्यापारी को भी लाभ होता है, रोजगार में वृद्धि हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट होता है। खास करके ऋणी और ऋणदाता आपको अच्छे से याद रखना है। और 2 पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कि आयात में क्या होता है, वृद्धि होता है, और निर्यात में क्या होता है, कमी हो जाता है, ठीक है। ये 2 भी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि कौन किसका आधार वर्ष कितना है और कौन आंकड़ा जारी करता है, तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। जैसे अगर हम देखें तो GDP इसका आधार वर्ष 11-12 है, CSO के द्वारा इसका गणना किया जाता है। उसी तरह से WPI जो है, इसका आधार वर्ष 11-12 CSO ही जारी करता है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसके आंकड़े जारी होते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका GDP और WPI इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों को बस याद रखिए, इसका आधार वर्ष 11-12 होता है, राइट।
तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं जानना था। अब जो भी चीज़ें होंगी हम आपको एमसीक्यू में करा देते हैं ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए फिर डायरेक्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, मतलब कि एमसीक्यू पर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मुद्रास्फीति में, भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या होते हैं? भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के मुख्य कारण में औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि होना, अनियमित कृषि विकास होना, घाटे का वित्त पोषण होना, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, मुद्रास्फीति के कारण यहाँ पे सभी हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो नगद आरक्षित अनुपात जो है वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका माना जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मुद्रास्फीति की जो माप की जाती है वो किस पर किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि जब केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम कर देती है तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? जब केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम कर देती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अवमूल्यन। और अवमूल्यन भारत में अब तक मुद्रा का 3 बार किया जा चुका है। ठीक है, 3 बार, 49, 66 और 91 में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है? मुद्रा की कीमत घट जाती है लेकिन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही होगा ए, मुद्रा की कीमत घट जाता है। नेक्स्ट आता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति में हमने क्या समझा? मुद्रास्फीति में ध्यान रखना है कि मुद्रा का जो कीमत है वो घट जाता है जबकि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्न में से कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता? कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता? तो हमने क्या देखा था कि व्यापारी, किसान, इन सभी को क्या होता है कि लाभ होता है, हानि में वो नहीं रहते हैं। राइट, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ऋणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणी जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है लेकिन ऋणदाता को नुकसान होता है, तो ये लाभ, इनको हानि हो जाता है। व्यापारी को प्रॉफिट होगा, यहाँ पे डी होगा सही आंसर। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि व्यापारी वर्ग को वस्तुओं की अधिक कीमतें मिलने के कारण अधिक लाभ होता है। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, स्टैगफ्लेशन में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों एक साथ बनी रहे, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी भी अधिक हो, तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों। किसने मुद्रास्फीति की तुलना ऐसे डाकू से की जो कि अदृश्य रहता है? किसने मुद्रास्फीति की तुलना ऐसे डाकू से की है जो कि अदृश्य रहता है? तो ये तुलना किया गया है प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील के द्वारा। तो यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मानंद और वकील। अगला है कि हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है? हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखना है कि इस पुस्तक को लिखा गया प्रोफेसर किन्स के द्वारा। प्रोफेसर किन्स, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, प्रोफेसर किन्स। मुद्रा अस्फीति की धारणा किस थ्योरी की ठीक विपरीत है? अस्फीति जो है वो अस्फीति की धारणा किस थ्योरी के ठीक विपरीत होता है? तो मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत होता है।
यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, उसी प्रकार मुद्रास्फीति में चीज़ों के मूल्यों में गिरावट आ जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न था कि भारत में थोक मूल्य पर यानी WPI है, मुद्रास्फीति मानने का आधार वर्ष क्या है? WPI का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष 11-12, ऑप्शन सी 11-12। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को किसके द्वारा निरुद्ध किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को किसके द्वारा निरुद्ध किया जा सकता है? तो मुद्रा के प्रवाह को घटाकर, मुद्रा के प्रवाह को घटाकर, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे मुद्रास्फीति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। जितना भी पूछा जाता है इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मुद्रास्फीति आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मुद्रास्फीति निम्न में से किसके वजह से आती है? मुद्रास्फीति जो है वो किसके वजह से आता है, क्या कारण होता है? तो इसका कारण हम कह सकते हैं कि मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हो जाने से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो वो आपका है कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रित करके, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रित करके। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो सबसे प्रचलित माप होता है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति भी होती है, यानी मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी होती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार ऊपर में भी डिस्कस किया है। बाजार की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है? महंगी हो जाती हैं। ठीक है, उनका कीमत बढ़ जाता है, महंगी हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बढ़ने से पहले यहाँ पे पॉइंट्स है कि मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, तो मुद्रास्फीति ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को मुद्रास्फीति से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे। अगर आप इतना देख लिए होंगे, यहाँ तक अगर आप वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। आप अच्छे तरीके से रेडी हैं, बाकी आप रिविजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आपको ये टॉपिक कोई प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।